अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की यह वीडियो है एजुकेशन पार्ट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीए एंड एडीए बोथ। ठीक है, ओल्ड रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए ये मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। याद रहे, टॉपिक्स बता रही हूँ। अपनी बुक खोलिए, बुक के जो इंडेक्स है वहाँ पे देखिए ये वाला टॉपिक जो जहाँ पे भी मिले उस पर टिक कर दीजिए। ठीक है, जिनके पास सॉल्व पेपर या गाइड बुक है उनको ज़ाहिर है टॉपिक तो नहीं मिलेंगे, उनको सवाल लिखे हुए मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल हो उनको टिक कीजिए। आपने पूरा टॉपिक याद करना है, याद रहे कोई एक सवाल याद नहीं करना, पूरे सारे सवाल याद करने हैं। जो सॉल्व पेपर और गाइड बुक वाले हैं उनको बता रही हूँ, और जिनके पास बुक है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने पूरा पूरा टॉपिक याद करना है। मैं सवाल इसलिए नहीं बताती क्योंकि जब आप लोग एक सवाल पर्टिकुलर याद करके जाते हैं और पेपर में आपके पास जो सवाल आता है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है या घूमा हुआ सवाल होता है, तो जो आप एक सवाल याद करके जाते हैं ना रट्टा लगा के, वही आप लिख के आ जाते हैं और फिर जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आप कहते हैं हमने तो सब ठीक किया था, ये रिज़ल्ट ऐसा क्यों आया। वो ये वजह होती है कि वो जो क्वेश्चनर आपका जो टीचर जिसने पेपर बनाया है ना, वो आपको जान के ऐसा सवाल घुमा हुआ करता है क्योंकि उसको चाहिए आंसर पूरे टॉपिक का। अगर उसने आपसे पूछा है कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ते के मुतालिक बताइए, उनके ताल्लुक़ के मुतालिक बताइए, या सवाल में कहीं पे भी उस्ताद और तालिबे इल्म का ताल्लुक़ लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आगे भली कुछ भी पूछा है कि उसकी अहमियत, उसके नुकसानात, उसके फ़ायदे, उसकी खुसूसियात, उसके जो भी लिखे हुए हैं उसको छोड़ दें, बस ये टॉपिक लिखा हुआ है ना, आपने पूरा टॉपिक लिख के आना है कि उस्ताद का बच्चे से, शागिर्द से, तालिबे इल्म से क्या रिश्ता होता है, कैसे बनता है वो रिश्ता, क्या ज़रिए होते हैं जिससे वो रिश्ता बनता है, फिर उसको बेहतर बनाने के क्या, पहले तो उसको बताना है कि वो बेहतर कैसे बनते हैं। ठीक है, अच्छे ताल्लुकात कैसे होते हैं और बुरे ताल्लुकात कैसे होते हैं, दोनों बताने हैं। भली सवाल में पूछा हो या ना पूछा हो, आपने बताना है। फिर आखिर में आपने बताना है कि वो ताल्लुकात बुरे हो गए, उसके बाद उसको सही करने के क्या तरीके हैं, भली सवाल में पूछा हो या ना हो। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि पूरा सवाल, पूरा टॉपिक पढ़ें और वो पूरा टॉपिक लिख कर आएँ उस सवाल के जवाब में, चाहे सवाल में कुछ भी पूछा हो। बस टॉपिक अगर नज़र आ रहा है आपको कि शागिर्द और उस्ताद का ताल्लुक़ ये नज़र आ रहा है तो आप पूरा टॉपिक, भले हर हेडिंग में आप थोड़ा थोड़ा लिख के आएँ, लेकिन एटलीस्ट लिख के आएँ ताकि चेकर को पता हो कि हाँ इसने पूरा टॉपिक पढ़ा है, मैंने तो इससे सिर्फ इतना पूछा था, इसने तो मुझे पूरा अलिफ से लेके ये तक बता दिया। इसलिए मैं कहती हूँ टॉपिक पढ़ के जाएँ ताकि चेकर को आपके नंबर काटने का मौका ही ना मिले। ठीक है, तो आई होप बात समझ आ गई होगी। जो लोग सिर्फ सवाल पढ़ के जाते हैं ना, फिर उनका यही नुकसान होता है कि वो वही चीज़ लिख के आते हैं और फिर जब चेकर चेक करता है तो उसको वो चीज़ नहीं चाहिए होती जो आपने लिखी होती है, तो वो डायरेक्ट क्रॉस करके ज़ीरो दे देता है। ठीक है, फिर आप लोग जब रिज़ल्ट आता है तो आप कहते हैं आपने तो सब ठीक किया था, आपने तो पूरा पेपर अटैम्प्ट किया था, फिर हम पास क्यों नहीं हुए। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप पास हों, अच्छे नंबर से पास हो, इसलिए मैं चाहती हूँ आप पूरा पूरा याद करें और पूरा पूरा लिखने की आदत डालें, प्रैक्टिस बनाएं। जब लिख लिख के याद करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप आंसर पूरा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों का सवाल है कि आंसर कितने पेजेस का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना लिखें, कितनी हेडिंग करें, इसका जवाब मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के बाद आप आराम से वो देख लीजिएगा। पूरा मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कितने पेजेस का आंसर होना चाहिए, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, आंसर शीट के एक पेज पे कितनी हेडिंग आनी चाहिए, सब बताया हुआ है उसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक खोलिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अच्छे मौलम की खुसूसियात, आपका चैप्टर 1 मौलम और शागिर्द का। ठीक है, उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं। अच्छे मौलम की खुसूसियात, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, इंग्लिश उर्दू दोनों के लिए हेडिंग टॉपिक इंग्लिश उर्दू में मौजूद है। अब मुझसे कोई ये सवाल ना करे कि प्लीज़ इसको इंग्लिश में बता दें, देखें हर टॉपिक का इंग्लिश नाम लिखा हुआ है। बाकी आप जब अपनी बुक खोलेंगे, इंडेक्स में टिक करेंगे और उसको जब पेज नंबर निकाल के पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, ये इंग्लिश में आपकी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मौलम की शख्सियात के औसाफ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। ठीक है, नेक्स्ट है मौलम के पेशा वराना फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर, टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, उस्ताद और तालिबे इल्म का ताल्लुक़। ठीक है, मौलम और शागिर्द का ताल्लुक़, ये मैंने अभी आपको पूरा बताया है। इसकी अहमियत भी आएगी, इसके ताल्लुकात किस तरह से बनते हैं, किस ज़रिए से बनते हैं। ज़ाहिर है उस्ताद और तालिबे इल्म का जो ताल्लुक़ होगा वो स्कूल
कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही बनेगा ना, और तो कहीं से नहीं बन सकता। फिर उसके अच्छे ताल्लुकात कैसे बनते हैं, फिर बुरे ताल्लुकात कैसे हो जाते हैं, उनकी क्या वजूहत होती हैं, फिर बुरे ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए कौन कौन सी आप सजेशंस दे सकते हैं, कौन कौन से आप तजावीज़ दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा इस सवाल के जवाब में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तालिब इल्म के फ़राइज़ व वज़ाइफ़, फंक्शंस ऑफ अ स्टूडेंट। हो सकता है आपकी बुक में इंग्लिश वालों के फंक्शंस ना लिखे हुए हों, ड्यूटीज़ लिखे हुए हों, बात वही है। फंक्शंस, ड्यूटीज़ अलग अलग नाम होते हैं, काम तो वही है ना। नेक्स्ट, तालिब इल्म की ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्टूडेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ एक ही चीज़ है। निसाब का इर्तिका, करिकुलम एक्टिविटी, करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, करिकुलम एवोल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, करिकुलम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। बस निसाब मीन्स करिकुलम। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, जदीद और कदीम तसव्वुर निसाब। फिर इनका तकाबुली जायज़ा, कंपैरिजन ऑफ कन्वेक्शनल और ओल्ड एंड न्यू टाइप ऑफ करिकुलम। ठीक है, कंपैरिजन कह लें, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, अलग अलग नाम है, काम वही है, चीज़ वही है। कंपैरिजन भी उसी को कहते हैं, डिफरेंस भी उसी को कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ज़रा देख लीजिएगा। कन्वेक्शनल मतलब रवायती यानी कदीम, ओल्ड भी कह सकते हैं, कन्वेक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम भी कह सकते हैं। दोनों बातें एक ही हैं। ये ना हो फिर आप कहें कि ये कौन सा है, ये तो मेरे पास है ही नहीं। जदीद निसाब को मॉडर्न करिकुलम भी कहते हैं, न्यू करिकुलम भी कहते हैं, मॉडर्न भी कहते हैं, तो वो एक ही चीज़ है, सेम थिंग है। प्लीज़ इस पर कंफ्यूज मत होया करें। वो एक वर्ड का 2-3 मीनिंग होती हैं, सिनोनियम्स होते हैं, वो ज़रा देख लिया करें, गूगल पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, निसाब साजी के असूल, ये आपको पता है। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल्स कह लें, करेक्टरिस्टिक्स कह लें। प्रिंसिपल असूल को कहते हैं, करेक्टरिस्टिक भी इसी में ही आ जाते हैं, तो सेम थिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अच्छे निसाब की खुसूसियात, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड करिकुलम। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल मीन्स असूल, खुसूसियात मीन्स करेक्टरिस्टिक। ठीक है, लेकिन असूल और खुसूसियात जब आप पढ़ेंगे ना, इनकी हेडिंग तकरीबन सेम ही हैं चीज़ें। ठीक है, तो कभी कभार सवाल अगर करेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात पूछी गई हैं और आपकी बुक में खुसूसियात नहीं है, असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो आप वो याद कर लीजिए, बात एक ही है। आप पढ़ के देखें, सेम थिंग है। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही है, निसाब लचकदार हो, शुड बी फ्लेक्सिबल। और अगर यहाँ मैं दिखाऊँ निसाब फ़लसफ़े हयात से आहंग हो, ज़रूर होगा, ये फ़िलासफ़ी वाला पॉइंट भी होगा आपके पास करेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि ये ज़रूरी है। निसाब में रब्त और तसलसल हो, ये फ़िलासफ़िकल चीज़ है। ठीक है, तो ये इससे मिलती जुलती ही चीज़ें होती हैं, कोई डिफरेंट नहीं होती। तो खुसूसियात या आपका असूल ना एक ही चीज़ होती है तकरीबन। किसी के पास अगर ये खसूसियात अलग से हैं, उसूल अलग से हैं, वेल एंड गुड, नहीं हैं तो जो इनमें से एक चीज़ है ना वो याद करके चले जाएँ, वो लिख लेंगे, काफ़ी होगा। तलबा मरकज़ निसाब, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, जो स्टूडेंट के इर्द गिर्द जो करिकुलम बनाया जाता है, यानी जिसको मरकज़, जिसका मेन पॉइंट स्टूडेंट्स रखा जाता है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए बात। ठीक है, ये पुराना करिकुलम होता था, पुराना तरीका निसाब होता था। ठीक है, किसी के पास ये इस नाम से भी होगा। ठीक है, कदीम तलबा मरकज़ निसाब, कुछ इस तरह से किसी के बुक में भी शायद होगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले के ज़माने में स्टूडेंट्स वाला होता था। अब जो नया है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड करिकुलम है, यानी मसाइल को देखते हुए वो करिकुलम सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है कि कौन से मसाइल हैं बच्चे को, उसको सब मसाइल से आगाह करने के लिए वो सिलेबस उस हिसाब से बनाया गया है अब, यानी जो मॉडर्न करिकुलम है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका सबक की मनसूबाबंदी, लेसन प्लानिंग। ठीक है, अगर इससे मुतालिक कोई सवाल आता है तो देखिए पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है लाजमी। ये 2-4 जो आपके एजुकेशनिस्ट की है ना डेफिनेशन, ये प्लीज़ याद करके जाया करें। कोई भी टॉपिक आए उसको सबसे पहले आपने उसका मफ़हूम और तारीफ़ लाजमी लिखनी है, चाहे आपसे पूछी गई हो या नहीं गई हो, चाहे उसके मुतालिक कुछ भी सवाल हो। सबक की मनसूबाबंदी की अहमियत बताइए, उसके फ़वाइद बताइए, उसके ये बताइए वो बताइए, जो भी बताया पूछा वो आपने पहले उसका मफ़हूम बताना है कि वो है क्या, उसको डिफ़ाइन लाजमी करना है। फिर उसके बाद उसके डेफिनेशंस जो एजुकेशनिस्ट 2-4 जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ होता है ना, उर्दू वाले उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। प्लीज़ इंग्लिश उर्दू मिला के मत लिखा करें,
अगर आप उर्दू में पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उर्दू वाला लिखें, अगर इंग्लिश में पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश में लिखें, ठीक है। बट ये चीज़ लिखना ज़रूरी होता है, इससे पता चलता है कि हाँ आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है। पहले टॉपिक को डिफ़ाइन करें, उसके डेफिनेशंस लिखें, उसके बाद सवाल पे आए, ठीक है। नेक्स्ट है सबक की मनसूबाबंदी की अहमियत और अफादियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। अच्छे सबक की मनसूबाबंदी के असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लेसन प्लानिंग। अच्छे इशारात सबक की खुसूसियात, करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लानिंग, सेम थिंग, करेक्टरिस्टिक और असूल, ठीक है। ये देखें, इसका फर्स्ट जो हेडिंग है मौसर आमादगी और रिलेटेड टू इफेक्टिव मोटिवेशन। यहाँ पे भी कुछ ऐसी आमादगी कहाँ मिलो, देख सकते हैं ना आप, सेम चीज़ें, करेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात और असूल प्रिंसिपल्स एक ही चीज़ है, तकरीबन एक ही चीज़ होते हैं। यानी अगर उसमें से एक चीज़ में अगर 10 हेडिंग्स होंगी ना, उसमें से तकरीबन 7-8 तो सेम होंगी, ठीक है। तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, अगर किसी के पास एक चीज़ है तो वो एक चीज़ याद कर लें, किसी के पास दोनों चीज़ें हैं दोनों याद कर लें, दोनों में बात एक ही है, सिर्फ कुछ आगे पीछे लफ्ज़ों का हेर फेर है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सवालात की तकनीक के अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चनिंग, सवाल कैसे करना चाहिए, एम्स ऑफ क्वेश्चनिंग, सवालात का मकसद क्या होना चाहिए, क्यों करने चाहिए, फिर उसकी अहमियत क्या होती है, ठीक है। तदरीस में सवालात की अहमियत देखें, दो अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन बात वही है। तदरीस में इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग और इम्पॉर्टेंस एंड टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चनिंग, सवाल सेम है, पढ़ेंगे, हेडिंग्स भी सेम नज़र आएंगे, बस थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ होगा, थोड़ा सा बड़ा करके लिखा होगा, दैट्स इट। आप लोग ऐसे सवाल घूमे हुए, अगर आप पास पेपर देखें आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, कहीं पे इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस इन टीचिंग है, कहीं पे इम्पॉर्टेंस एंड टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चनिंग है, कहीं पे एम्स ऑफ क्वेश्चनिंग, ऐसे ही सवाल घूमे हुए आए हैं, बट बात वही है, टॉपिक वही है, ठीक है। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा हुआ सवाल जान के पूछते हैं। देखें, अच्छे सवालात की टेक्निक वही चीज़ है, वहाँ इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स था, यहाँ टेक्निक्स अलग से आ रही हैं, इनको भी पढ़ेंगे, आपको वही चीज़ मिलेगी, हेडिंग सेम एज इट इज़ मिलेंगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ हेडिंग बार बार एक ही चीज़ आ रही है, लेकिन जब आपको पूरा पढ़ के देखेंगे ना आपको चीज़ आसान लगेगी, हेडिंग्स ही पढ़ के आपको समझ आ जाएगी, हाँ ये तो सेम है। तो कोई सा भी एक चीज़ याद कर लें, उसके बाद उसके नीचे आपने ये 4-6 लाइनें, तो वैसे भी अगर बात समझ में आ जाए तो ये चीज़ें तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तदरीसी इमदादी अशिया, टीचिंग एड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आप पूरा का पूरा पढ़ के चले जाएँ मेरी तरफ से, इसमें से आराम से 2 सवाल तो बनते ही हैं। टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं टीचिंग एड में, इमदादी अशिया यानी पढ़ने के लिए हमें कौन सी चीज़ें, इमदादी अशिया यानी हेल्पिंग टूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं टीचर्स के लिए, ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स बताया हुआ है, कौन कौन सी किस्में, बसरी, समई और बसरी, ये तीनों हैं, तीनों को याद कीजिए, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी आ जाता है, ठीक है। ये अलग अलग है इनकी, अब बसरी इमदादों की किस्में कौन कौन सी हैं, 4, 6, 8, 10 हैं, इसमें से आप करके पूरी याद करके पूरी जाएं, पेपर में लिखने के टाइम पे आप भली 5 उतार के आ जाइएगा, क्योंकि वैसे भी आप 8-10 में से 5 ही आपके जहन में याद रहेंगी, बाकी तो दिमाग से निकल चुकी होंगी। तो करके याद प्लीज़ पूरी किया करें, जितनी भी हेडिंग्स हैं ना, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, प्लीज़ सारी याद करके जाया करें, क्योंकि पेपर में आधे से ज़्यादा तो आपके दिमाग से उड़ चुका होगा, तो जो बचा कुचा होगा ना वो वही 8-10 हेडिंग्स ही बची होंगी, ठीक है। तो आप अभी से कहते हैं ये बहुत बड़ा है, हमें शॉर्ट कर दें, हम इसको 5 कर लें, हम इसको 3 कर लें, भाई अभी आप 8-10 याद करेंगे तो पेपर में खुद ब खुद वो 5 और 3 ही मिलेगा आपको। समय इमदादी और इसकी किस्में, ठीक है। समय मीन्स सुनने वाली, ऑडियो एड्स, पहले वाला बसरी थी वो वीडियो एड्स थी, ये ऑडियो एड्स है, ठीक है। इसमें भी 3-4 ही हैं आपके पास, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अब ऑडियो विजुअल बोथ जो एड्स होती हैं ना वो हैं, उसमें भी आपके पास 2-3 हैं, इसमें 2 हैं फ़िलहाल तो, और आगे कंप्यूटर भी आ जाता है तीसरा, ठीक है, प्रोजेक्टर वगैरह, ये वो सब चीज़ें जो आजकल के जो मॉडर्न दौर के जो हैं, क्योंकि ये पुरानी बुक्स हैं, इसमें शायद कंप्यूटर ना हो, आप लोगों के पास भी शायद कंप्यूटर ना हो, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा समई और बसरी में, कंप्यूटर या इंटरनेट, ठीक है। तो उसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा थोड़ी सी, आपको नेट पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, तो एक पैराग्राफ उसका भी ऐड कर लीजिएगा, तो अच्छी मतलब आंसर अच्छा बन जाएगा, और चेकर को पता होगा कि हाँ भाई बंदा मॉडर्न है, बंदे को पता है कि आजकल की नए ज़माने की क्या चीज़ है ऑडियो विजुअल एड्स। ओके,
अच्छा, देख रहे हैं ऑडियो विजुअल में आप ऊपर देखें तारीफ़ लिखी हुई है, सब में ऊपर तारीफ़ आपने लाजमी लिखनी है कि इनका मतलब क्या है, इनका मफ़हूम क्या है। पहले आपने मफ़हूम, तारीफ़ ये लाजमी लिखने हैं, या हर टॉपिक में लिखना है। नहीं लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देंगे कि इसकी इतनी एग्ज़ाम है, 2 हैं, ये इनके बारे में शुरू हो जाएंगे ना। वो समझ लें शुरू के आपके जो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलने थे ना, वो तारीफ़ और मफ़हूम के वो गए। ठीक है, तो प्लीज़ ये 2 लाइनों के लिए अपने 2 नंबर ज़ाया ना करें। एक एक नंबर कीमती होता है, पास होने के लिए 1 नंबर भी ज़रूरी होता है, तो प्लीज़। हाँ, मनसूबा बंद तदरीस, द प्लान्ड टीचिंग। ठीक है, द प्लान्ड टीचिंग मनसूबा बंद तदरीस जो है ये एज सच नहीं आता। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड एक टॉपिक आता है जिसमें आपको ये एक्सप्लेन लाजमी करना है कि प्लान टीचिंग होता क्या है, इसका मफ़हूम क्या होता है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि प्लान टीचिंग कैसे की जाती है, उसका क्या मफ़हूम है। तो ये शुरू का जो पैराग्राफ है इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ये देखें, ये वाला जो टॉपिक है ना प्लान टीचिंग में, हॉबर्ट स्टेप्स, ये लाजमी आता है। तो जब ये आपके पास सवाल आएगा ना, तो इसमें सबसे पहले आपको प्लान टीचिंग का मफ़हूम लिखना होगा। फर्स्ट हेडिंग शुड बी देयर। ओके, तो ये फर्स्ट हेडिंग मैंने जान के इसलिए दी है, वरना तो ये सवाल अक्सर नहीं आता, प्लान टीचिंग से मुतल्लिक नहीं आता, बट हॉबर्ट स्टेप्स ऑफ प्लान टीचिंग आता है। ठीक है, तो ये हॉबर्ट स्टेप आपको पूरा लिखना है। अब आ जाता है तालीम में आज़ादी और नज़्म व ज़ब्त। इसमें भी आज़ादी की अलग से मफ़हूम आएगा, फिर नज़्म व ज़ब्त का अलग से मफ़हूम आएगा, फिर तालीम में आज़ादी और नज़्म व ज़ब्त की क्या अहमियत है, क्या किरदार है, फिर ये आएगा, चाहे सवाल में कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है? मैं इसलिए आपको इतनी डिटेल बता रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि आपको जवाब लिखना कैसे है। आपके नंबर 20 आउट ऑफ एटलीस्ट फुल मार्क्स जो मिलते हैं अक्सर बच्चों को, वो 15-16 मिलते हैं फुल। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि आपको वो 15-16 नंबर भी पूरे मिले। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती आपको 2-4-5 नंबर मिल के और वो ख़त्म हो जाए। तो ये होती है वजह जो लोगों के पेपर अक्सर रुक जाते हैं। वो कहते हैं हमने तो सारा अटैम्प्ट किया था, 5 के 5 सवाल अटैम्प्ट किए थे, हमने सब सही लिखा, तो वो आपके हिसाब से सही होता है, चेकर के हिसाब से वो ठीक नहीं होता। ठीक है, हमने सभी सरगर्मियाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़, यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तारीफ़ याद कीजिएगा, मफ़हूम तारीफ़ क्या होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, उसका क्या किरदार होता है तालीम में, फिर उसकी क्या अहमियत होती है, ये लाजमी याद कीजिएगा। और हम निसाबी सरगर्मियाँ कौन कौन सी होती हैं उनकी ज़रा किस्में भी याद कर लीजिएगा। जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में, जो अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे ना, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, जो स्टूडेंट्स वीक होता है, पूरा एक वीक होता है स्टूडेंट वीक में, उसकी आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपके ड्राइंग कंपटीशन हो गया, गेमिंग कंपटीशन हो गया, बैतबाजी हो गया, मिलाद वगैरह होती है, जो भी होती है, राइटिंग कंपटीशन होता है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, इसको कहते हैं हम निसाबी सरगर्मियाँ। तो इसकी किस्में भी याद कर लीजिएगा 2-4, ताकि आप उसको डिफ़ाइन कर सकें। अगर किस्में भी आएँ, किस्में भी लिख सकते हैं इसमें कि कौन कौन सी किस्में, माशरती सरगर्मियाँ कौन सी हैं, तालीमी कौन सी हैं, बहुत सारी आती हैं। इस तरह से अलग अलग आपके डिफ्रेंशिएट हुआ होगा, लेकिन किस्में लिख लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, 2-4-5 लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद अहमियत लिखिएगा। देन आ जाता है तालीमी नज़्म व नस्क, यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो तालीम से रिलेटेड है, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, मतलब सेंट्रल हो, सूबाई हो। सेंट्रल मींस पूरे पाकिस्तान की, प्रोविजनल मींस सूबाई। फिर आ जाता है आपका रोल ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आता है। ठीक है, इनका रोल, इनके फंक्शंस, इनके वज़ाइफ, इनकी ड्यूटीज़, जो भी आपके पास है पूरा टॉपिक कीजिएगा। ये अक्सर नोट्स में आता है, तो नोट्स होते हैं 10 नंबर के, लेकिन पूरा टॉपिक याद करें, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में लिखें तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, हेडिंग अच्छी बनाएं और नीचे थोड़ा थोड़ा भली लिख लें, काफ़ी होगा। तालीमी 7वीं आला तालीमी बोर्ड के फ़राइज़ व इख्तियारात। ठीक है, इसी तरह हर चीज़ के फ़राइज़ व इख्तियारात आते हैं, पिछले वाले टॉपिक के भी फ़राइज़ व इख्तियारात होंगे। तो ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन वो होता है जो इंटर वाला होता है। ठीक है, 7वीं और आला तालीमी बोर्ड। फिर आ जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट। अच्छा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अब नया नाम है HEC। ये बड़ा अपनी बुक में बड़ा करके लिख रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नाम चेंज हो चुका है। ये पुरानी बुक्स में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, अब उसका नाम HEC हायर एजुकेशन कमीशन है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी जो है ना, जो सारे फैसले करती है
वो ये करती है, तो इसके बारे में आपने सब कुछ याद करना है। इसलिए मैंने ये देखें छोटा सा HEC यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वो बड़ा नहीं हो रहा था तो मैंने इतना सही लिखा है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या HEC दोनों बात एक ही है। बस अपनी बुक में जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नाम लिखा हुआ है, अगर पुरानी बुक है तो वहाँ वहाँ इस पूरे पैराग्राफ में HEC हायर एजुकेशन कमीशन कर दीजिएगा, इंग्लिश वाले भी उर्दू वाले भी। समझ रहे हैं ये बात, क्योंकि इसका नाम मेरे ख्याल से 2006 में पता नहीं 5 में शायद चेंज हो गया था। ठीक है, तो अब इसका जहाँ जहाँ आपके बुक में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है तो जब याद करें तो उसका नाम चेंज कर लीजिएगा, ये पुराना नाम मत लिखिएगा वरना चेकर को लगेगा आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ अच्छी सी तैयारी करके जाइएगा, और अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।